हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आपको ठीक ठाक मिल पा रही होगी, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और मेरी ये छोटी सी वीडियो दिखाई दे रही होगी, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ चीजें। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट कोड 87/20, 2 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, अपने आप में बेहतरीन पेपर। और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग पहले कभी भी फिजिकल एजुकेशन में नहीं पूछी गई, अब पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएंगी। किस तरह से आप एग्जाम ओरिएंटेशन लेकर चल सकते हैं और कैसे आपको वन टू वन चीजों को समझना होगा, वो समझाने की कोशिश करेंगे। ये अभी पेपर ले रहे हैं, बाद में इसका हम टॉपिक वाइज भी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें रेडी की हैं। अभी भी बहुत सारी पीपीटीज हैं, 3D इमेजेस हैं, 3D वीडियोज हैं। ओके, तो उस चीजों को लेकर चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और चलिए फिलहाल जो चीज सामने है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइल यूजिंग फॉर्मल कैलिस्थेनिक ड्रिल्स, जब हम कैलिस्थेनिक ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, है ना, एम्फेसाइज शुड बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारा जोर किस बात पर होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या हमारा एम होना चाहिए कि एम टू ऑब्टेन गुड पोस्चर थ्रू आउट द लेसन, कि हमारी बॉडी एक अच्छा पोस्चर गेन कर सके? बिल्कुल सही है भैया, हम कोई भी एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं कि हमारी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहे। एम टू सिक्योर अलर्टनेस इन रिस्पॉन्स टू कमांड एंड बॉडी कंट्रोल इन ऑल मूवमेंट। ये चीज समझने की बहुत जरूरी है कि भैया आपके अलर्टनेस मतलब आपकी इम्पल्सेस अच्छा काम करने लगे, बॉडी इम्पल्सेस अच्छा काम करने लगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट आपके कंट्रोल में हो। आपको पता है कि मैं बताकर चलूंगा कि कैलिस्थेनिक अपने आप में होता क्या है और कैलिस्थेनिक ड्रिल्स का क्या मतलब है। पहले यही बता देता हूँ। कैलिस्थेनिक का मतलब होता है जब आप कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ अपने बॉडी वेट की हेल्प से परफॉर्म कर पाए, या मतलब जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे पुल अप हो गया, पुशअप्स हो गया, है ना, ये या फिर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, ये सभी जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपका अपना बॉडी वेट यूज हो रहा है ना, इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल वेट यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कैलिस्थेनिक है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज एक तरीके से इनको कहा जा सकता है। ओके, तो और इसमें कंट्रोल ऑफ मोमेंट की क्या बात आ जाती है? देखिए, वैसे तो मोमेंट का कंट्रोल आपकी बॉडी का होना ही चाहिए, लेकिन कैलिस्थेनिक में इसका बहुत ज्यादा रोल है। उसका वजह ये है कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आपका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से जितना बड़े लेवल पर या मतलब ऊंचाई पर होगा, हाइट पर होगा, उतनी ही आपका बॉडी ऑफ मास डिस्टर्ब होता है। मतलब वो जो सेंटर ऑफ मास जो बोला जाता है ना, वो डिस्टर्ब होता है। जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा, उतनी ही आपकी बॉडी की मूवमेंट अनकंट्रोल होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज बोली जाती है कि हम बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना भी यहाँ पर सीखते हैं। एम टू प्रोड्यूस जनरल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, और भैया जनरल इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का? कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और इंटरनल बॉडी भी अच्छी रहे, आउटर बॉडी का पोस्चर भी अच्छा रहे, कुल मिलाकर हमें एक प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, तो वो कैलिस्थेनिक ड्रिल से भी मिलता है। और ये तीनों ही एम हमारे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, जो आंसर्स और करेक्ट होना और जो इनकरेक्ट है, वो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब उससे नहीं है मेरा, है ना। ये चीजें आपके भी पास होंगी, आंसर की आपके भी पास होंगी। मेन थिंग इज कि आप वो माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स जो रिलेटेबल हैं वो समझ कर चलें। ठीक है, और वही चीज मेन है और वही आपको एग्जाम में भी हेल्प देकर जाएंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लाइसोसोम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लाइसोसोम क्या होता है, क्या काम होता है, कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है, किस किस चीज में हेल्प करता है इसको, और किस नाम से जाना जाता है, एंड ऑल एंड ऑल। तो ये दो स्टेटमेंट्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे सही है वहां तक पहुंचना जरूरी है। ये मैं कैसे सही है या करेक्ट इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइसोसोम अगर मैं बोलूं कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी, गोल्जी भी बोला जाता है, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी नेटवर्क बोल सकते हैं, यहाँ से आपको लाइसोसोम मिलता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और जाना जाता है सुसाइडल बैग्स के नाम से, है ना, या फिर आप डाइजेस्टिव बैग्स भी कह सकते हो, डाइजेस्टिव बैग्स भी कह सकते हो। अब इस नाम से क्यों जाना जाता है उसका रीजन यहाँ पर देखिएगा। A lysosome is an organelle that contain enzyme that break down and digest unneeded cellular components.
ये जो अननीडेड सेलुलर कंपोनेंट्स को खत्म करने का, डाइजेस्ट करने का काम आपका लाइसोसोम करता है। इसी वजह से उसको सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फॉरेन मटेरियल। अब ये जो ब्रेकिंग डाउन फॉरेन मटेरियल है ना, यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि कौन कौन से फॉरेन मटेरियल। तो इसमें सभी आ जाते हैं जो भी आप कंज्यूम करते हो बाहर से, जिसमें आपके कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गए, या फिर आप लिपिड्स भी कह सकते हो उसको। ठीक है। राइटिंग में मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहना, और किसी को कुछ लिखना हो तो अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखते रहना। ठीक है। तो ये चीजें होती है। एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लाइसोसोम रोल प्ले करता है, ये लिख लेना। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है। ओस्टियोमॉर्फोसिस भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ये रोल प्ले करता है। तो वो क्या होते हैं वो बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ कर आ सकता है। अब आपसे हमसे पूछ कर तो डिपार्टमेंट क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता, लेकिन ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का ही खेल है कि पेपर इतना टफ बना था इस हिसाब से, और सभी हिल गए थे। बच्चों के मार्क्स भले ही बहुत आए, लेकिन वो सेकंड या फिर मैं कहूंगा कि थर्ड शिफ्ट से आए, क्योंकि सबको पता था कि चीजें कैसे चल रही हैं। या तो ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस, फर्स्ट शिफ्ट वालों ने सभी के सामने गा दिया था। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आगे आने वाली शिफ्ट में या नेक्स्ट पेपर में भी इसी तरीके से चीजें देखने को मिले। डिस्टर्ब रहेंगी, बहुत माइन्यूट चीजें सीख कर चलनी पड़ेंगी। बीएमआई, बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। अब इसकी और पॉइंट सीखने के लिए क्या क्या है कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो 18.5 से लेकर 24.9 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इस रेंज में किसी का भी बॉडी मास इंडेक्स लाई करता है तो वो नॉर्मल कहा जाएगा। अगर 18.5 से लेस होता है ना, इससे अगर लेस होता है तो अंडरवेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर इससे ज्यादा होता है, मतलब 25 से लेकर और 29.9 तक अगर होता है, तो इसको कहा जाएगा ओवरवेट। ठीक है। अगर 30 प्लस होता है तो उसको कहा जाएगा ओबेस, मतलब ओबेसिटी वाली जो चीजें काउंट कर दी जाती हैं। ये इसकी नॉर्मल रेंज। अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर। ठीक है। ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या है ना, ये पेन टेप वगैरह यूज करते हैं तो थोड़ा सा स्लिप कर जाती हैं चीजें। खैर, जो भी चीज है अभी धीरे धीरे हैबिट हो जाएंगी इनकी भी। मतलब कुल मिलाकर आपको बीएमआई से रिलेटेड ये पॉइंट सीखने हैं और ध्यान रखने हैं। मैं माउस सिलेक्ट कर, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये। हाँ, क्लियर किया, माउस सिलेक्ट किया। अरे हो जा भाई। हाँ, और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हम्म। ना ओवरलोड शुड नॉट इंक्रीज टू रैपिडली, मतलब जब हम वेट एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमें लोड एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए। रैपिड इंक्रीज इन ओवरलोड में लीड्स टू इंजरी एंड मसल डैमेज, कि भैया अगर हम एकदम से ज्यादा वेट उठाने लग जाएंगे, पता चलेंगे हमारे शोल्डर की या फिर जो चेस्ट की बॉक्सर मसल्स होती हैं हमारी। अच्छा, बॉक्सर मसल्स कौन सी मसल्स को कहा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। या फिर लेग की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और लेग से हम वेट उठा रहे हैं, तो उसकी मसल डैमेज होने के अक्सर वो रहते हैं। तो ये चीजें कौन से प्रिंसिपल के अंडर बोली जाती हैं कि ओवरलोड रैपिडली नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली करना चाहिए? तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब ग्रेजुअली चीजों को बढ़ाना। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताकर चलता हूँ कि ये जो वेट ऑफ प्रोग्रेशन जो होता है, इसमें बोला जाता है कि अगर हम वेट बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से ओवरलोड बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा मिनिमम 5 केजी का होना चाहिए एक अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं है कि अभी आप मान लीजिए आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, और अगर आप 20 केजी का चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट चेस्ट प्रेस जब करेंगे, आपको जब ओवरलोड करना होगा, तो मिनिमम आपको 5 केजी इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 25 केजी का चेस्ट प्रेस करना होगा। ओके। ये मतलब बिल्कुल माइन्यूट वाली इंफॉर्मेशन है, और आपको हर जगह मिलेगी भी नहीं, सच बता रहा हूँ। बहुत सारी किताबों में मेंशन भी नहीं है। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल?
स्केलेटल मसल से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी स्केलेटल मसल्स होती हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो। व्हेन अ मसल हैज अ वाइड स्प्रेड एक्सटेंशन, वाइड स्प्रेड एक्सटेंशन मतलब कि बॉडी से जितना ज्यादा हम वाइड उसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हैं, वो वाली चीजें खींच खींच सकते हैं, कुल मिलाकर ओवर अ साइजेबल एरिया, जितने भी एरिया को कवर कर सकते हैं। बट देन द fascicles come to a single common attachment point, that muscle is called convergence। मेन थिंग यहाँ पर यही है, फेसिकल्स का मतलब होता है जो हमारी मसल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स होते हैं, वो एक कॉमन लाइन से अटैच होते हैं। मान लीजिए ये कॉमन लाइन है और ये हमारे माइक्रो फाइबर्स अटैच होकर और एक कंप्लीट मसल बना रहे हैं, है ना। या फिर एक ये कॉमन लाइन है और इधर से ये वाले फेसिकल्स मिलकर एक टेंडन को ज्वाइन कर रहे हैं, और इधर से ये फेसिकल्स जाकर एक अलग टेंडन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेम लाइन वाले हो गए, ये अपोजिट लाइन वाले हो गए। कन्वर्जेंट जो बोला गया है ना, ये वर्ड इसी के लिए यूज होता है कि भैया आपका ये जो मिड लाइन से ज्वाइंट है सभी चीजें, इस तरीके से। द मसल इज सॉरी द मसल इन विच फेसिकल आर लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ टेंडन आर कॉल्ड यूनिपेलेट। मतलब ये जो सिंगल साइड में चीजें जा रही होती हैं, जिसमें खिंचाव होने की मतलब कम हो जाती है, अब क्या बोलते हैं, मतलब खिंचाव होना बच जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको यूनिपेलेट बोलते हैं। तो यूनि से का मतलब ही सिंगल होता है, और यहाँ पर वन साइड लिखा ही हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ से आपको पता चलता है कि वाइड स्प्रेड एक्सटेंशन हम कर रहे हैं और हमारे फेसिकल्स एक ही कॉमन पॉइंट से आते हैं, ये चीज अगर पता है तो उनको कन्वर्जेंट बोला जाता है। ये नॉर्मल सी चीज है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्केलेटल मसल का आपको पता होना चाहिए, स्केलेटल मसल्स वही होती हैं जो हमारी बॉडी मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं, बॉडी को मूव करने के लिए, या हमारे लिम्स को हेल्प करती हैं कोई भी काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मोटर स्किल। हमें बताना है कौन सा मोटर स्किल का टाइप नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है, इसका मतलब नीदर वन नीदर टू इसका आंसर है। अगर ये नहीं है तो कौन सा है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी तो आंसर तक पहुंच पाएंगे कि कौन सा नहीं है करके, है ना। तो इसमें एक तो आता है लोकोमोटिव, ठीक है। एक आता है नॉन लोकोमोटिव, एक आता है तीन होते हैं इसके, मतलब मोटर स्किल के तीन टाइप होते हैं। एक आता है यूनी यूनी पैलेट या मल्टी पैलेट बोला जाता है। पैलेट, उसका मुझे एक्चुअली वो लास्ट नेम याद आ रहा है उसका। ठीक है, चलो जो भी है, तीन मोटर स्किल्स के टाइप होते हैं, तो लोकोमोटिव, नॉन लोकोमोटिव और ये इसके अंदर काउंट होती है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेकर चलें कि लोकोमोटिव में कौन सी होती है। लोकोमोटिव में मतलब जिसमें बॉडी की या मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे आपका रनिंग हो गया, है ना, वॉकिंग हो गया, इस तरीके जॉगिंग हो गया। नॉन लोकोमोटिव में आपका एक तरीके से आ जाता है जो स्टैंडिंग या फिर सिटिंग वाली पोस्चर होता है, कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो खड़ा होना सीख रहा है और वो बैठना सीख रहा है, तो वो नॉन लोकोमोटिव का पार्ट आ जाएगा। पिलर्स के अंदर होता है कि वो मतलब अपनी सभी मसल्स को कोऑर्डिनेट कर कर काम कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो वो पैलेट्स वाली के अंदर आता है। पे इसको कंप्लीट नाम क्या है इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एनीवेज जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बार चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके बता दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएट टीचर्स एज एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबल सक्सेस। मतलब एक टीचर के कौन कौन सी पॉइंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि हम उसको एक सक्सेस टीचर कह सकते हैं। वो ट्रेनिंग कर कर आता है, आपने जेबीटी किया, बीएड किया, आपने ट्रेनिंग, ऑब्वियसली बात है, तो आपको एक्सपीरियंस मिला एक ट्रेनिंग का। उसके बाद एक्सपीरियंस भी वहीं से मिलता है। पहले तो आपने इंटर्न बनकर ट्रेनिंग किया जेबीटी में या बीएड के लास्ट के 6 महीने में, उसके बाद जैसे ही आप स्कूल ज्वाइन करते हो, बच्चों को पढ़ाने लगते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हो, जहां भी कुल मिलाकर आप पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो,
उसमें आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने चाहिए, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स से आप किस तरीके से डील कर रहे हो, अपनी बात को कितने अच्छे से डिलीवर कर पाते हो, वो स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। और ये सभी चीजें एक टीचर की सक्सेस में हेल्प भी करती हैं। तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। कुछ चीजें बहुत ऐसी होती हैं कि जो कॉमन तरीके से आपको समझनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यार पेन कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं? ये भी तीनों ही टाइप बिल्कुल सही है, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल में कौन कौन सी आती हैं? वो सभी मसल्स जो हमारी बॉडी मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं। कार्डियक के अंदर कौन सी आती हैं? जो हार्ट मसल्स होती हैं वो कार्डियक के अंदर आती है। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड मसल्स होती हैं, जैसे स्टमक से रिलेटेड हो गई, यूट्रस से रिलेटेड हो गई। ठीक है, ये सभी हमारी स्मूथ मसल्स के मतलब जो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड मसल्स हैं वो। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। और कोई आपको ध्यान आए तो बताते रहना, बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और क्या है, आपको ना इन क्वेश्चंस को सभी को बहुत माइन्यूटली देखने की, इन चीजों को सीखने की, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करने की बहुत जरूरत है, और वो किया कीजिए। नोट अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, साइनोवियल ज्वाइंट हमारा कौन सा नहीं है? ये बिल्कुल सही आंसर है। पॉवेट ज्वाइंट कौन सा होता है? जो हमारी गर्दन के अंदर होता है ना, जिससे हमारी ये मूवमेंट हो पाती है। बॉल एंड सोकेल ज्वाइंट हमारा कौन सा होता है? जो शोल्डर के अंदर होता है। सैडल ज्वाइंट हमारे जैसे थंब के अंदर जो ज्वाइंट होता है, या फिर जितने भी हम इस जैसे हम ये रोटेट कर पा रहे हैं, अपनी कलाई को रोटेट कर पा रहे हैं, है ना, वैसे कलाई का मोस्टली रिस्ट के लिए ग्रेडल ज्वाइंट आपका बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जंक्शन होता है। चलिए, ये क्यों नहीं है वाली बात पे आ जाते हैं। साइनोकॉन्ड्रोसिस ज्वाइंट जो होता है वो अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल बंधा हुआ, जिसको आप कार्टिलेजियस या फाइब्रस ज्वाइंट कह सकते हैं, वो होता है। पाया कहाँ पर जाता है फाइब्रस ज्वाइंट से रिलेट करके? या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो खोपड़ी होती है, सूचर्स जो आपके बने होते हैं, वो साइनोकॉन्ड्रोसिस ज्वाइंट के बने होते हैं। इसमें कोई मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होता एकदम। और ये जो साइनोवियल वाली जो चीज है भी ना, ये साइनोवियल वाली चीजें किस किस तरीके की हैं? मतलब इसमें ना फ्लूइड होता है एक, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। वो जिन जिन ज्वाइंट्स के पास में होता है उसको साइनोवियल ज्वाइंट बोल दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का बैटरी थोड़ा सा डाउन की तरफ इशारा कर रही है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि डिस्टर्ब हो जाए। ह्यूमन फिजियोलॉजी सॉरी इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट एंड देयर साइट्स। देखिए, ये चारों ही चीजें हैं। क्यों इंटीग्रेटेड है फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब आपके अंदर की जितनी भी चीजें चल रही हैं, है ना, या बाहर की भी चीजें चल रही है, उसके अंदर केमिस्ट्री किस तरीके की है कि भैया पेट में HCl है, रिएक्शन होती हैं। बाकी गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से भी रिएक्शंस होती हैं। पानी पीते हो H2O जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भी मिल रही है। बायोलॉजी कैसे है? आप इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, CO ऑक्सीजन, और CO मतलब CO2 बाहर निकल जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ जा रही है। लेकिन उसमें प्रोसेस कौन सा है? आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फिजिक्स, आपकी बॉडी है, आप कुछ वेट उठा रहे हो, कुछ रख रहे हो, आपकी बॉडी में जो लेवर सिस्टम काम करता है वो फिजिक्स वाली चीजें हैं। न्यूट्रिशन, आप जो भी कुछ खा रहे हो, बॉडी उससे कुछ ना कुछ फैच कर रही है, न्यूट्रिशन फैच कर रही है, न्यूट्रिशियस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट एड वाला। देखो, मैं इसको बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा सीधा देख लीजिए। ये फर्स्ट एड में आपका तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है कि आप लाइफ प्रिजर्व करते हो फर्स्ट एड में। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खून ज्यादा बहने लग जाता है, तो आप क्या कोशिश करते हो कि उसकी लाइफ बच जाए? सबसे पहले तो हम लाइफ को प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग, कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी हम चीज को बदतर ना होने दे। खून बह रहा है तो हम होल्ड करके रोक लेते हैं कि भैया ज्यादा खून बह गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्रमोट रिकवरी, जब हम खून को रोक लेंगे तो बॉडी के अंदर ही खून सर्कुलेट होगा, वो कहीं ना कहीं रिकवरी में भी हेल्प करेगा, है ना। डॉक्टर भी ये कहेंगे भैया बढ़िया रहा, आपने ज्यादा खून बहने नहीं दिया, इसकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज उसको खून की जरूरत पड़ जाएगी, फिर डॉक्टर बोलेगा कि भैया आप तो खून लेकर आओ, वरना खून की कमी से वो बंदा मर भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द एथलीट energy expenditure is 4000 calorie per day. Which of the following is correct about the nutrition requirement? ठीक है,
एथलीट एनर्जी एक्सपेंडिचर 4000 कैलोरी है पर डे का। तो ये तीनों ही बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैसे ठीक रहेंगे वो समझने की जरूरत है, और वही मेन चीज है। आपने 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो आपको एनर्जी या मतलब कैलोरी मिलती है 4। आप 1 ग्राम अगर प्रोटीन कंज्यूम करते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कार्ब है, ये प्रोटीन के लिए है, तो भी आपको 4 कैलोरी मिलती है प्रोटीन में भी। अगर आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलती है, किसमें, फैट में। जब आप 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे तो गुना 4 करोगे, तो 6 चौक 24, मतलब 2400 कैलोरी यहाँ से मिल जाएंगी। ये 150 ग्राम है, जब आपने 1 ग्राम कंज्यूम किया तो 4 मिली, 15 चौके 60, मतलब 600 कैलोरी यहाँ से मिल जाएंगी। 11 ग्राम, 111 ग्राम में 9 के हिसाब से कितने मिल जाएंगी, 999 मिल जाएंगी। तीनों को सम करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, 3999 आ जाएगा, अप्रोक्स 4000 आ जाएगा। इसलिए इन तीनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। रेशियो क्या रहेगी, एक एक ग्राम के हिसाब से 4:4:9। ठीक है। ये बहुत टेक्निकल वाला क्वेश्चन था, मतलब किसी को अगर अंदाजा नहीं होगा ना तो तुक्के बाजी में ही कुछ ना कुछ करके आएगा, अदरवाइज तो क्या ही बताएं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि भैया कौन सा है जो प्लांट सोर्स नहीं है। तो देखिए डेयरी प्रोडक्ट तो प्लांट से आते ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे नोट पूछा हुआ है। ये हमारी मटर है, ये दालें हैं, ये ग्राउंड नट है। तो ऑब्वियस है, ये तो बहुत सिंपल सा था, क्या ही इसको एक्सप्लेन करूं मैं। कुल मिलाकर मेरा आपको ये चीजें बताने, समझाने, सिखाने का मतलब ये भी है काफी हद तक, कि ये चीज ना आपको कोई नहीं समझाने वाला, कोई नहीं पढ़ाने वाला। चाहे आप कितनी भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे कितनी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, किताबों में भी आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें आपको पता चलेंगी। अदरवाइज किताबों में भी डायरेक्ट, मतलब इतना माइन्यूटली नहीं लिखा हुआ, सच बता रहा हूँ आपको। कितनी ही किताबें मैंने पढ़ी अभी पीछे भी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और मैं बस चीजें सीखने के तौर पर, बेहतर बनाने के तौर पर कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ ज्यादा वो नहीं था, है ना। वरना चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन अड्डा वाले को देख लो, स्कॉलर्स मंत्रा वाले को देख लो, मतलब वही चीजें पीपीटीज वगैरह किताबों में से कॉपी पेस्ट कर कर डाली हुई हैं, रखी हुई हैं। उन्हीं को बार बार डिक्टेट करते रहते हैं, उन्हीं को बताते रहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब चीजें इस तरीके से, इतनी बेहतर तरीके से रेडी होनी चाहिए ना, कि कुछ नई चीज भी आए, वो भी एड ऑन हो जाए, और किसी का कुछ डाउट भी ना रहे। मतलब मेरा अपना मानना यही है। बाकी तो देखो यार, हर कोई अपना अपना काम कर ही रहा है अपने अपने बेहतर तरीके से, बट फिर भी, क्योंकि इस तरीके का फ्रेमवर्क नहीं मिलने वाला आपको। किसी भी किताब को उठाकर देख लो, कितनी ही अच्छी पब्लिकेशन उठाकर देख लो, कितने ही फॉरेन पब्लिकेशन उठाकर देख लो, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर द साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ गेम खेल रहे हो, फुटबॉल ही लगा लीजिए, फुटबॉल खेल रहे हो, एक खिलाड़ी इधर से भागा हुआ आता है, एक ओपोनेंट इधर से भागा हुआ आता है, वो फुटबॉल को पैर मारने के चक्कर में खुद ही भिड़ जाते हैं, आपस में सिर लगा, एक जन जो वीक होता है वो लेट गया। या फिर एक चोर भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, चोर पीछे मुड़कर देखने लगता है, भागता भागता, तब तक देखता है आगे खंबे से टकरा जाता है और गिर पड़ता है, या फिर किसी दीवार से ही टकरा जाता है और गिर पड़ता है, उसके सर में इंजरी हो जाती है। तो होता क्या है, उसकी शैलो ब्रीथ हो जाती है, मतलब सांसें फूल जाती हैं, बिल्कुल सही है, और उसको गहरी सांसें आने लग जाती है, कोल्ड एंड क्लीम स्किन हो जाती है, मतलब उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, स्किन इसीलिए ठंडी नजर आती है उसको, मतलब लगती है, कुल मिलाकर उसको क्या लगती है, बाहर वालों को भी लगती है। रैपिड एंड वीक पल्सेस, मतलब बहुत तेज तेज पल्स चलती है, लेकिन वो महसूस बहुत हल्की हो पाती है। ठीक है। जैसे हम यहाँ से करते हैं या यहाँ से देखते हैं, वो पल्सेस उसकी बहुत वीक रहती हैं, लेकिन बहुत तेज चल रही होती हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं उसके अंदर, ये सिम्टम्स है उसके, कुल मिलाकर 1 2 3 बिल्कुल ठीक है ना। ये तो हाँ स्टेटमेंट है। ओलंपिक खेल काफी असहज हैं। आप धूप में झुलसाए गए होते हैं, भीड़ में कुचले गए होते हैं, बारिश पर भीग जाते हैं, आप लगातार शोर से बहरे हो जाते हैं, लेकिन शानदार शानदार घटनाएं आप देखेंगे, उसके लिए यह सब श्रेय देने लायक है। ये जो शानदार घटनाएं लिखी है ना, ये मतलब रिकॉर्ड जो टूटते हैं ना, एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहा है, कुछ स्पोर्ट्स वाली आपको चीजें देखने को मिलती है, जो स्पोर्ट्स कोहेशन वाली चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में बोला गया है।
तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि किसने बोला, मुझे भी ध्यान से मतलब पूरा याद नहीं है कि किसने कितने क्या क्या बोली हैं चीजें, बट हाँ इसमें कुछ कुछ की वर्ड्स आपको उठाने पड़ेंगे कि कौन सा किसने बोला है। अच्छा मुझे ऊपर चलना था। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो देखो सभी को पता ही होगा कि भैया मॉडर्न फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। इससे में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कमेटी का गठन कब हुआ था। 1884 में कमेटी का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान। इसके अलावा और इसमें कुछ टेक्निकल वाली चीज कुछ बताने लायक ऐसी है। ठीक है, तो वहाँ आगे बढ़ता हूँ। कुछ चीजें आप भी बता देना यार कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक भी दे देना चीजों को लेकर, और क्वेश्चंस भी चलो पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्री कंपटीशन मील। प्री कंपटीशन मतलब कंपटीशन से पहले जो आप खाना खाते हो, वो कितना पहले, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 घंटे पहले भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि किस स्पोर्ट से आप बिलोंग करते हो। तो ये चारों बिल्कुल सही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया वो आपको भूख मतलब प्रिवेंट हंगर फीलिंग ड्यूरिंग द इवेंट, के इवेंट के तौर पर आपको भूख की फीलिंग ना हो, तो वैसी बात आप खाना खा ही लेंगे तो भूख कहाँ से लगेगी। इट प्रोवाइड इनफ ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। इनफ ग्लाइकोजन स्टोरेज किसको चाहिए होती है, जो एंडोरेंस गेम में होता है। वो समझाता हूँ, जो हम बोलते हैं ना, क्या वर्ड यूज किया जाता है उसको लिए, कार्ब लोडिंग। कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की लोडिंग मतलब कि हम थोड़ा सा एक्सेस में कार्ब ले लें अपनी बॉडी में, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया वो बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाए, और जब हमारी एंडोरेंस एक्सरसाइज चले उस टाइम पर हमारी बॉडी हमारे ग्लाइकोजन यूज कर ले, है ना। इस तरीके से वो काम करता है। ये मैं जब आपकी क्लासेस लूंगा ना बढ़िया तरीके से तब बताऊंगा। इट गिव्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फीलिंग, ऑब्वियस सी बात है, आपका डोपामाइन, आपका ऑक्सीटोसिन अच्छे से काम करेगा तो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फीलिंग रहेगी, क्योंकि बॉडी अच्छे से काम करेगी। ये वर्ड देख लेना, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज, सॉरी हाँ, शुगर का या ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा। हाइपोग्लाइकेमिया मतलब प्रिवेंट करता है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, मतलब ब्लड में शुगर का या ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा। अब जब आपने खाना खा लिया, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में है, तो वो ऑब्वियस है उसको ब्रेक कर कर आपके ब्लड में घोल देगा। तो ब्लड में घोलेगा वो ग्लाइकोज ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड में ट्रेवल कर रहा होगा, तो कमी नहीं होगी उसकी, तो प्रिवेंट हो जाएगा ग्लाइकोसेमिया। बिल्कुल सही है। ये वर्ड बस ध्यान रखना, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है इंग्लिश में, मैं सच बताऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा मुझे आपसे भी पूछना था, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के लिए ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अच्छा मुझे बताना कि एक चाइल्ड में और अडल्ट में कितना कितना वर्टिब्रल कॉलम होता है, फ्यूज होते हैं तो कौन कौन से होते हैं और क्या बनता है। वर्टिबल एंड इनवर्टिबल डिस्क टुगेदर फॉर्म वर्टिबल कॉलम। बोला है कि भैया जो वर्टिबल्स होते हैं या फिर इनवर्टिबल्स होते हैं उनकी डिस्क दोनों मिलकर एक वर्टिबल कॉलम बनाते हैं। फ्लेक्सिबल कॉलम दैट सपोर्ट द हेड, अच्छा जो फ्लेक्सिबल कॉलम होता है वो हमारे हेड को या हमारी नेक को या बॉडी पार्ट को या हमारी बॉडी मूवमेंट को सभी को सपोर्ट करता है। ओरिजिनली डेवलप्ड सीरीज ऑफ 33 वर्टिब्रास होते हैं। adult vertebral column does not form a straight line, वो straight line नहीं बनाता, but instead has four curvature along its length। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बाकी आंसर आप देख ही रहे हैं, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो 19वां और 20वां इकट्ठा ले लेते हैं, एक स्क्रीन में आ रहे हैं इसीलिए। एटीपी इज द बॉडी यूनिट ऑफ एनर्जी। एटीपी बिल्कुल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये ध्यान रखना है ना। और ये सेल का यूनिट ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हो एटीपी को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मुझे बताना कि ये कहाँ पर मिलता है। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज आर देयर। एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये भी आप बताने का कष्ट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि इसके जो नाम होते हैं ना, स्टार्टिंग का जो वर्ड होते हैं वो इसका नंबर बताता है, और इसका जो पीछे का नाम होता है वो इसका शेप बताता है। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू का भी मुझे बताना कि ये 4 कौन कौन से होते हैं। 3 एक जैसे होते हैं, एक थोड़ा सा अलग होता है।
चलिए बाकी तो ठीक है। और जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा, आगे काम करूंगा थोड़ा सा इन चीजों को लेकर, और बेहतर करेंगे चीजों को, है ना, पीछे नहीं जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, दिस वाज उमेश भारद्वाज साइनिंग ऑफ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुशी, बाय बाय, टेक केयर। मैं जरा ये सेशन बंद कर देता हूँ यहाँ से, होपफुली अब दिक्कत नहीं होगी। और चलिए, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।